देखिए आपका। हेलो। हेलो। आवाज कम आ रही है। हेलो। 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 बैटरी कमजोर होने लग रहा है। हेलो। 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 देखिए आपका आईपीसी में 53 चल रहा था भाई उसको। आईपीसी में धारा 53 से एक क्वेश्चन बनता है। उसमें जो आपको बताया जा रहा था आपका कि आईपीसी की किन किन धाराओं में डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड दिया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका सेट रहता है। मैंने कई मॉडल हम बता रहे हैं और उन मॉडलों में से आपका एक मॉडल कम से कम आएगा ये मान कर चलिए। और केस भी 5-6 याद रखना है इसमें। और जो भी बातें हैं एक एक करके हम बता ही रहे हैं। देखिए फिर एक बार 2-3 मिनट हम दोहरा दे रहे हैं तब आगे हम बढ़ते हैं। ये बताया गया था कि अध्याय 3 में 2-3 मिनट केवल दोहराया जाएगा। आईपीसी के चैप्टर 3 में आपका दंडों के विषय में यानी कि पनिशमेंट के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 53 से लेकर आपका सेक्शन 75 तक यूपी एपीओ एक बार 3 क्वेश्चन प्री में बनाया है। झारखंड ने 2 क्वेश्चन इसमें बनाया है। एक 55 ए बना दिया था, दूसरा 75 बना दिया था। फिर राजस्थान ने जो बनाया वह 73 और 74 से बनाया है। आपका एक्सपेक्टरी थ्योरी यानी कि आत्मग्लानि या आत्मचिंतन का सिद्धांत किन धाराओं में है। इसके बाद यूपी एचजेएस में भी बना था। आपका 67 से क्वेश्चन बना है यूपी एचजेएस में। और आपका और भी एक दो समस्या भी पूछी जाती हैं। फिर आपका झारखंड ने ही 57 से भी क्वेश्चन बनाया, यूपी एपीओ भी बनाया। तो एक एक करके हमें गौर माने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है प्री के लिए। आईपीसी के तहत जिन दंडों से कोई व्यक्ति दंडित होगा उन दंडों का उल्लेख सेक्शन 53 में किया गया है। और 5 प्रकार के वर्तमान में दंड दिए गए हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि मूल रूप से कितने दंडों का प्रावधान था। तो 6 दंड थे। वर्तमान में कितने दंड हैं? 5 हैं। कौन सा दंड निरसित है? तो आजीवन निर्वसन। फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन चल रहा है। आजीवन निर्वसन किस क्लाज में था? क्लाज वाइज क्वेश्चन बना है। तो 3 में था। कब निरसित किया गया? सन ये रट कर जाना है। बीएचयूएलएलएम में भाई ये बता रहे थे कि बना भी था। तो 1949 में। कहाँ इसको रखा गया? 53 ए में। और 53 ए कब जोड़ी गई? 1955 में। 1955 और 53 ए में। बस एक लाइन जानना है कि जहां जहां आजीवन कारा आजीवन निर्वसन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? आजीवन कारावास। कम से कम इतना क्वेश्चन रट्टा मारकर जाना है और कोई उपाय नहीं है इसका। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। एक क्वेश्चन तो इधर से भी बन जाएगा, चांस रहता है। आइए मृत्युदंड हम शुरू किए थे फिर एक बार दोहरा दें। और एक क्वेश्चन आपका मृत्युदंड पर भी बनता है। जो ये मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस है आपका, उस पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो भारत में क्या मृत्युदंड देना वैध होगा कि अवैध होगा? यानी कि संवैधानिक होगा कि असंवैधानिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा मृत्युदंड देना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा।
और ये आर्टिकल 21 में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत स्पष्ट है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण यानी कि जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को छीन सकता है, लेकिन कैसे? सम्यक प्रक्रिया द्वारा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से। अमेरिका न मारकर आ जाएगा, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो जापान से। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद आपका अगला बताया गया कि मृत्यु दंड कौन न्यायालय दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट, और कहीं पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय देता है तो हाई कोर्ट द्वारा उसका कन्फर्मेशन या पुष्टि होनी आवश्यक है। और आपका बताया भी गया था 6 धाराएं सीआरपीसी की याद रखनी है पुष्टि के लिए। फिर एक बार रट्टा मारिए, पुष्टि के लिए भेजा किस धारा में जाता है? 366। हाई कोर्ट एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है। 367। खंडन या पुष्टि या रीट्रायल का आदेश। 368। कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्टि? 2। 369। मतभेद की दशा में 370। रेफरी का सिद्धांत किस धारा में है? 370। ऐसे ही रटा जाता है परीक्षा के समय, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन। देखिए, आपका टेस्ट सीरीज के लिए कह रहे थे, यहाँ तो बैठे बैठे सैकड़ों क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का बता दिया जाता है। तो आपका मैंने रेफरी का सिद्धांत 370, तो रेफरी का सिद्धांत एविडेंस में बताया गया, कहाँ दिया गया है? 20 में। और ये तो चूंकि पुष्टि वाला मामला है, तो अपील में मतभेद हो गया जजों में, तो वहां रेफरी का सिद्धांत सीआरपीसी में रट कर जाएगा 392 392। इसके बाद जो भी हाई कोर्ट निर्णय दे, प्रमाणित प्रति यानी कि फाइल प्रमाणित प्रति निर्णय की सत्र न्यायालय को भेज दे, तो अंतिम धारा कौन सी है? 371। इसके बाद आइए, अगला केस बताया गया था। केस भी महत्वपूर्ण है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृत्यु दंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही दिया जाना चाहिए। तो सबसे पॉपुलर केस कौन है? बच्चन सिंह। लेकिन और भी केस है, हो सकता है कि भाई थोड़ा आगे बढ़कर पूछ ले। तो किशोरी नोट्स में है, किशोरी वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली और माछी सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। माछी सिंह का केस एक बार पूछा है, फिर मैं बता दूं। बच्चन सिंह का केस नहीं दिया था, माछी सिंह का केस दिया था। तो भाई 2 केस कम से कम लीडिंग केस हैं। एक बच्चन या बेचन सिंह भी लिख देता है, यानी कि बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, और दूसरा आपका माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य। माछी सिंह भी एक बार आया है क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन कर लेना है। ये किशोरी वाला अब तक केस नहीं आया है, लेकिन तीनों दे दे। कभी काल ये होता है कि बच्चन सिंह भी दे देगा, किशोरी भी, माछी सिंह भी, और उपर्युक्त सभी दे देगा। तो आप क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। अगला ये, भारत में मृत्यु दंड देने का तरीका क्या है? तो गर्दन में रस्सी लगा, फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मृत्यु न हो जाए। और ये आपका इस पर चैलेंज किया गया, केस याद रखिए मेथड पर, दीना उर्फ दीन दयाल। भारत में सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जाएगी कि गुप्त स्थान में? गुप्त स्थान में लछम्मा देवी। इतना हम बता चुके थे भाई, आगे बताना है। अब आइए, मृत्युदंड किन किन अपराधों में मृत्युदंड दिया जा सकता है, इसको हम चर्चा कर रहे थे। और इसमें मॉडल आपको जो पकड़ना है, इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन आपका जो मॉडल अच्छे से पकड़ना है, 4 ऑप्शन देगा। उसमें देखिए, फिर एक बार मॉडल हम समझा दे तब सेक्शन शुरू करें। ये दे देगा कि निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, किस अपराध में? 4 ऑप्शन रहेगा।
तो जो मैं धाराओं की लिस्ट बनाऊंगा उसमें 3 धाराएं रहेंगी और एक सेक्शन कहाँ रहेगा, बाहर। नहीं वाला थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक है वाला नहीं आएगा आपको, तब तक नहीं वाला क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल होता है। फिर आपका दो दो का ग्रुप एक बार दिया है, निम्नलिखित में से किन अपराधों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। दो दो धाराओं का ग्रुप देगा और ग्रुप खोजने में सतर्कता बरतनी है। इन धाराओं में से जो दो धाराएं जिस ऑप्शन में मिले वही मारना है। लेकिन एक भरमाने वाला क्वेश्चन भी आता है कि एक धारा आपका ग्रुप में ऐसी मिलेगी जिसमें मृत्युदंड दिया रहेगा और एक धारा में नहीं, तो लास्ट में ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। सतर्क रहिए। ऐसा अगर दे कि एक सेक्शन में मृत्युदंड का प्रावधान है, जो उसके आगे अगला सेक्शन लिखा है उसमें नहीं है, तो और अंत में दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो कई लोग यही कंफ्यूज होंगे। आपको मारना है इनमें से कोई नहीं। अगर ग्रुप में कोई नहीं मिल रहा है, जैसे कि बिहार में ऐसा, उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन भरमाया, देखिए टीपीए में कैसे भरमाया है। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का अंतरण नहीं कर सकता। ये टीपीए के सेक्शन 7 में समाहित है, लेकिन इसका अपवाद 3 धाराएं हैं, 35, 41 और 43। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया था उत्तराखंड में, निम्नलिखित में से कौन अपवाद है। एक दे दिया था 41, 42, फिर आपका 43, 44, फिर दे दिया था 41, 42, 43 और इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रुप हमने 3 बनाए उसमें से एक सेक्शन ऐसा भी है जो एक्सेप्शन नहीं है, तो आप अब क्या मार कर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। भाई सतर्क रहना ऐसे क्वेश्चनों पर, क्योंकि नए मॉडल जो इस समय बन रहे हैं वह इस मॉडल से बन रहे हैं। तो आइए फिर कल बताया जा रहा था मैंने पिछले टर्न पर कि किन किन धाराओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है। 121, 121 हमने बताया था, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना इत्यादि। 132 हमने बताया था, सैनिकों को दुष्प्रेरित कर दिया जाए ताकि कह सकते हैं कि वह विद्रोह कर दें। तो अगर विद्रोह हो जाता है तो ऐसे दुष्प्रेरक को कितना दंड मिलेगा, मृत्युदंड अधिकतम। 194 में कल उदाहरण देकर बताया था, और सम्मानित व्यक्ति यानी कि एल्डर का और महिला का उदाहरण। तो महिला को अगर उस उदाहरण में फांसी हो जाती तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले को भी अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता था, मृत्युदंड, मिथ्या साक्ष्य देने। 302 बता ही चुका हूँ हत्या के मामले में। 303 मैं बता चुका हूँ, 303 पर केस भी याद रखना है। फिर एक बार समझिए, कई लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी रहते हैं हमेशा। 303 और 307 का सेकंड पैरा एक बार फिर दिमाग में बैठाइए। 303 अवैध है, 307 का सेकंड पैरा अवैध नहीं है। पहला 303 मैंडेटरी था, जबकि 307 के सेकंड पैरा के तहत मृत्युदंड देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। तीसरा क्वेश्चन आइए, 303 कब अप्लाई होगी, 307 का सेकंड कब होगा, या दिमाग में फिर बैठाइए। पिछली बार उत्तराखंड में आया है और लोग गलत करके आ गए। अगर कोई अपराधी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उस दौरान मर्डर या हत्या करता है तब 303, और उस दौरान हत्या का प्रयास करता है तो 307 का कौन सा खंड, सेकंड। दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये नहीं कि बहुत तेजी से पढ़िएगा, हत्या लिखा है कि हत्या का प्रयास लिखा है, यानी कि मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा है। कम से कम दिमाग में ये बात वहाँ सॉल्व करते समय आपके होनी चाहिए। अगर हत्या किया है तो 303,
और अटेम्प्ट किया है तो 307 का कौन सा पैरा? सेकंड। भाई रटे रहिएगा, आगे बढ़ा जाए। 303 चूंकि एक ही दंड का प्रावधान करती थी, मृत्यु दंड का, अतः आपका मैंडेटरी थी। अतः मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब नहीं, आपका हाँ मिट्ठू है ना, मिट्ठू सिंह यानी कि मिट्ठू भी लिखा जाता है कहीं कहीं। मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया और कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं, उल्लंघन करती हैं, अतः अवैध है। यानी कि अवैध का मतलब हुआ समाप्त नहीं, वह धारा बनी रहती है लेकिन उसका प्रवर्तन रुक जाता है। प्रवर्तन का मतलब कि अब किसी व्यक्ति को उस धारा के तहत दंडित नहीं किया जाएगा लेकिन बेयर एक्ट में बनी रहेगी। और निरसन मतलब कि पूरी तरह क्या हो जाती है? समाप्त। एक क्वेश्चन और बनाइए। समाप्त या रिपील या निरसित करने का अधिकार विधायिका को है और अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका। तो अभी बिहार में भी बना था एपीओ में कि कौन सा कोर्ट है जो किसी कानून को या धारा को या उसके आधे भाग या पूरे भाग को अवैध घोषित कर सकता है। तो वह दो ही कोर्ट है हमारे, कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल सहित बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अवैध घोषित करता है? 32। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 226। इस शक्ति को बिहार में फिर पूछा कि क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। भाई रट कर जाइएगा, क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। बिहार में बनाया भी था, आगे बढ़ा जाए। 303 हम बता चुके हैं। इसके बाद 305 है कि अगर 18 वर्ष से कम के बालक को या किसी मत व्यक्ति को या पागल को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है और अगर वह आत्महत्या कर लेता है तो ऐसे दुष्प्रेरक को अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड। इसके बाद 307 का पैरा सेकंड, मृत्यु दंड देना बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई अपराधी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो, उसी दौरान अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है। यानी कि मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास भी दे सकता है। विवेकाधिकार है, इसीलिए यह धारा वैध बनी है। अगर इसी में एक शब्द रहता कि मृत्यु दंड देगा या मृत्यु दंड दिया ही जाएगा और दिया जा सकेगा में नहीं रहता, सेल रहता, तो ये भी सेक्शन क्या हो जाता? अवैध। लेकिन बाध्यकारी नहीं है बल्कि न्यायालय के क्या है? विवेक पर। 307 के सेकंड पैरा के बाद आ जाइए 364 ए। इसमें अपहरण या व्यपहरण यानी कि एब्डक्शन या किडनैपिंग किया गया है। इसलिए किया गया है कि हम मर्डर करेंगे या मुक्ति धन पाएंगे। मुक्ति धन ना आए तो फिरौती लिख लेना है, कौन फिरौती पाएंगे। तो ऐसी दशा में अपहरण या व्यपहरण करने वाले को अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? मृत्युदंड। यानी कि मुक्ति धन या हत्या के लिए अपहरण या व्यपहरण किस सेक्शन में? तो आपका जवाब रहेगा 364 ए। अगला सेक्शन देखिए आपका 376 ए, 376 ई, 376 ए बी, 376 डी बी। ये चार धाराएं दुराचार से संबंधित हैं, जहां की अब इन चार धाराओं के तहत मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। यानी कि अब 2013 में दुराचार के मामले में दुराचार के मामले में कुछ मामलों में डेथ सेंटेंस का प्रावधान
कर दिया गया है। तो सेक्शन याद करके जाइए, आपका 376 ए, 376 ई, 376 ए बी और 376 डी बी, यानी कि 4 सेक्शन है। और अंतिम सेक्शन है 396, यानी कि आपका 396, हत्या सहित डकैती। भाई बताया गया है, ये ज्वाइंट लाइबिलिटी की धारा है 396। पूछा भी जाता है हत्या सहित डकैती करेंगे तो एक डकैत हत्या करेगा डकैत, लेकिन उस हत्या के लिए सभी व्यक्ति दंड के क्या होंगे, भागी। भाई देखिए, एक लोग पूछ रहे थे, शाम को पढ़ाया जा रहा था, आपको ही बता दिया जाएगा तो बता ही जाएगा कि 397 के तहत क्या एक माने सभी दंडित होंगे। तो 397 ज्वाइंट लाइबिलिटी की धारा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए दोषी होगा। कब, कौन सी धारा ज्वाइंट या संयुक्त दायित्व की है, 396, 97 नहीं। वो एक लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा, तो 396 के बाहर जाए तो अलग कार्य के लिए अलग दंड, लेकिन ज्वाइंट लाइबिलिटी किस में है, केवल 396। इस प्रकार जितनी धाराएं थी सभी धाराएं बता दी गई। अब मृत्युदंड के मामले में आपका जो देखना है अगला, कि मृत्युदंड के मामले में अब हमें सीआरपीसी पर गौर करना है। यानी कि अब आपका सीआरपीसी में यही एक दंड थोड़ा बड़ा है। अभी दंड के पांचों सिद्धांत बताने पड़ेंगे हल्के हल्के। मृत्युदंड क्यों दिया जाए, अभी ये भी बताना है कि सुबह ही क्यों दिया जाता है। अभी ये बताना है कि मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है। तमाम समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं मृत्युदंड के मामले में सीआरपीसी। देखिए, सीआरपीसी की धारा 354 पिछली बार यूपी एफजे में आई थी, एफजे में भी आई थी। निर्णय की अंतर्वस्तु यानी कि जजमेंट के कंटेंट्स के बारे में बताती है, अर्थात निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा। अंतर्वस्तु पिछली बार आ चुका है और इसके पहले निर्णय आया था, कहाँ परिभाषित है, 353 सीआरपीसी, और इस बार कौन आया था, 354। अब 354 में क्लाज वाइज आपको याद करना पड़ेगा। पहले 354 का क्लाज 3 हम देखते हैं कि यदि न्यायालय डेथ सेंटेंस देता है, मृत्युदंड देता है, तो मृत्युदंड देने के स्पेशल रीजन विशेष कारण लिखना पड़ेगा। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 का क्लाज 3 बताता है। कौन सा क्लाज, 3। अब आपका जो पूछा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 354 का क्लाज 5 से ज्यादा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि कहाँ यह लिखा गया है कि भाई निर्णय जब दिया जाएगा तो निर्णय में ये लिखा जाएगा कि ऐसे निर्णय यह निर्देश देगा कि ऐसे व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी डेथ न हो जाए, मृत्यु न हो जाए। तो आपका जवाब रहेगा 354 का क्लाज 5। और यही बात जब ब्लैक वारंट निकलता है, ब्लैक वारंट मतलब काला वारंट, काला वारंट माने जीवन को समाप्त करने का वारंट, जीवन को समाप्त करने का वारंट मतलब लीगल भाषा में मृत्युदंड के निष्पादन का वारंट। तो इसका प्रावधान पूछा जाता है सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप नंबर 42, यानी कि सीआरपीसी सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर कौन से में है, 42। अब उत्तराखंड ने बनाया कि वहां भी यही बात लिखी गई है, डेथ वारंट में लिखा जाएगा जो वारंट न्यायालय जारी करेगा। अब उत्तराखंड ने बनाया कि कहाँ ये लिखा गया है कि भाई गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि मृत्यु न हो जाए। 354 का खंड 5 अलग दिया,
और प्रारूप संख्या द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 अलग दिया। इसके बाद दोनों अगर आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्या मारेंगे दोनों, और दोनों में से एक चुनना हो तभी नए लोगों के लिए दिक्कत है, तो सेक्शन को प्रिवेल करा दीजिएगा अनुसूची पर। तो क्या मार्क कराएंगे, कौन प्रिवेल करेगा, कौन वरीयता पाएगा, सेक्शन। और सेक्शन कौन मार्क कराएंगे, 354 का क्लास 5। अब डेथ वारंट जो जारी होता है आपका किस सेक्शन के तहत जारी होता है, किस सेक्शन में दिया गया है, तो दो सेक्शन और सीआरपीसी के पढ़ने पड़ेंगे, 413 414, यानी कि 413 एक पढ़ना है सीआरपीसी, और दूसरा कौन सा पढ़ना है, 414। 413 तब लागू होगा जब पुष्टि के तहत मामला हो, दिया गया हो मृत्युदंड, और 414 तब लागू होगा जो अपील का मामला हो, रिवीजन का, यानी कि नीचे से गया है ऊपर मामला, या तो अपील में या किस में, रिवीजन। तो डेथ वारंट कितनी धाराओं में, दो धाराओं में आपका है, 413 और 414। इसके बाद आइए आपका मृत्युदंडादेश को क्षमादान कराया जाए। मृत्युदंड को क्षमादान या पूरी तरह माफ करने या पार्डन करने या क्षमा दे देने की शक्ति भारत में केवल और केवल एक ही प्राधिकारी को है, वह है भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, परिहार जरूर कर सकता है, लघुकरण जरूर कर सकता है, निलंबित जरूर कर सकता है, लेकिन पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। तो खूब क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, तो बस एक लाइन में और सब करा दीजिएगा, एक काम न कराइएगा, क्या, मृत्युदंड को क्षमा। तो कौन क्षमा कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। तो दो आर्टिकल याद रख लेना है, एक राष्ट्रपति वाला और दूसरा राज्यपाल वाला। तो ऐसे ही तैयार करिए, देखिए धारा ऐसे ही रटी जाती है, 10 दिन सुनेंगे 10 धारा 10 याद होगा। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपका क्षमादान करता है, 72 72, और गवर्नर या राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत, 161, रट कर जाइएगा। इसी प्रकार आपका मृत्युदंड का आपका लघुकरण राज्य समुचित सरकार कर सकती है आईपीसी की धारा 54 में, यानी कि आईपीसी में बस अगली धारा ही इसके बाद पढ़नी है, 54। मृत्युदंड का क्या किया जाएगा, लघुकरण, क्षमा नहीं, कम किया जाएगा, आजीवन कारावास इत्यादि में। किस धारा में, आईपीसी के 54 में। और यही आपका मृत्युदंड का परिहार या लघुकरण दो सेक्शन सीआरपीसी में, 432 और 433, 432 और 433। आगे बढ़ा जाए, उतना नहीं जानना है ज्यादा। अब ये आया कि मृत्युदंड सुबह ही क्यों दिया जाता है, ये आपका 2-3 तर्कों पर देखना है। आपका मृत्युदंड, हाँ, मृत्युदंड देने के बाद पेन, भाई बताते हैं लोग कि आपका माने कानून तो नहीं है, लेकिन पेन की जो नोक होती है तोड़ दी जाती है, इस पर भी थोड़ा गौर किया जाएगा। देखिए मृत्युदंड सुबह सुबह क्यों दिया जाता है, तो जो जेल मैनुअल है, पहला कानूनी आधार लेंगे, जो जेल मैनुअल है, यानी कि जो जेलों के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बने हैं, उस जेलों के नियम के अनुसार उसमें प्रावधान है कि मृत्युदंड सामान्यतः सुबह ही दिया जाएगा, ये लिखा गया है। दूसरा आपका क्या और क्या पहलू है, तो 3-4 पहलू बताएंगे। जब मरना ही है तो आपका जल्दी से जल्दी इनको मार दिया जाए, इंतजार क्यों करवाया जाए, ये भी है।
यानी कि एक एक पल अभियुक्त का अपराधी का भारी पड़ता है। एक एक पल वह चिंतन मनन करेगा और जब मारना है तो ये काम क्या निपटा दिया जाए सुबह, ताकि 10-12 घंटा अब चिंतन मनन न करे। तीसरा आपका जो पहलू है आपका कि मृत्यु दंड देना एक बहुत बड़ा काम होता है, और बड़ा काम अगर सुबह निपट जाता है तो अच्छा माना जाता है। जैसे आप लोगों के लिए पढ़ना भी एक बहुत बड़ा काम है, और सुबह सुबह अगर पढ़ाई हो जाए अच्छी 3-4 घंटा, तो ये बहुत बड़ा काम माना जाता है। क्या भरोसा कि शाम को कोई मित्र आ जाए पनीर लेकर और कहे कि जाना है गांव, ये मटर तुम लाओ, मसाला लाओ, तेल लाओ, और मैं 10 रुपया का क्या लाया हूँ, सब मैंने पनीर लाया हूँ। 10 नहीं भाई, थोड़ा रकम बढ़ाई जाए क्योंकि महंगाई कितने का, हाँ 26 रुपये का लाया हूँ मैं 26 का पनीर लाया हूँ, तुम बस तेल लाओ, इसके बाद मसाला लाओ, और आपका और तो 26 रुपया लग ही जाएगा। और भाई 26 का इधर रखकर बैठ गया धरने पर कि लाए हूँ बनाओ, घर जाना है मटर लाओ, ये लाओ, तो 26 तो और लग ही जाएगा कम से कम। तो आपका सुबह सुबह निपट जाए तो शाम को आदमी खाली रहेगा। तो पढ़ने में भी यही है कि सुबह सुबह अच्छा माना जाता है, और सुबह वाला बैच थोड़ा ज़्यादा भी चलता है। हम भी ये भाई आपका लोग एक दो आरोप भी लगाए कि शाम को सर थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो ये सही बात है कि शाम को हमेशा कम ही चला है। लगातार हम भी प्रयास किए कि 3 सब्जेक्ट लगाया जाए, लेकिन भाई एक बोलने की भी शक्ति है, शाम आते आते आदमी थोड़ा थक जाता है, शक्ति कम हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए शाम को थोड़ा कम चलता है। सुबह आदमी 12:30-1 बजे तक खींच सकता है, लेकिन शाम को 2.5 घंटा से अधिक जल्दी चला ही नहीं। वो आपातकाल में भले चल जाए, लेकिन सामान्य नियम नहीं है। अगला देखिए आपका, यानी कि बहुत बड़ा काम होता है, सुबह सुबह निपट जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद तर्क देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर देखा जाता है। भाई मृत्युदंड समाज में आपका समाज को मैंने कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आपका संभावना रहती है। तो अगर सुबह फांसी पर लटका दिया जाए और उस फांसी से लोगों में गुस्सा हो, तो 12 घंटा दिन में मिल जाएगा। और अगर हंगामा होता है, लोग आंदोलन करते हैं, बलवा करते हैं, दंगा करते हैं, तो उस पर आसानी से दिन में काबू पाया जा सकता है, और 12 घंटे बाद लोगों की जो ज्वाला है थोड़ा क्या हो जाएगी, कम। अब कल्पना करिए, शाम को अगर मृत्युदंड दिया जाए और रात में बवाल हो जाए, तो पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना क्या है, मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4-5 तर्क दिए गए, और भी तर्क दिए जा सकते हैं, अब उतना अंदर नहीं जाना है। अब आगे देखा जाए, मृत्युदंड क्यों दिया जाए, या अब इस पर लास्ट में आ जाए, मृत्युदंड क्यों दिया जाए, इस बारे में जो विद्वानों की राय है कुछ, और सामंत महोदय ने, हो सकता है पूछा नहीं है, सामंत महोदय ने पनिशमेंट या दंड के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, और 5 सिद्धांत बताए हैं। इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आपका जे में आया था, और वह जो आया था पिछली बार कि सबसे उत्तम सिद्धांत कौन सा है, कौन सा सिद्धांत अपराधियों के प्रति उदारता बरतता है, उनके मूल अधिकारों को संरक्षित करता है, सभ्य समाज का सिद्धांत है, सिविलाइज सोसाइटी का, या वर्तमान में पूरे विश्व में मान्य है, तो एक ही मारिएगा, रिफॉर्मेटिव या सुधारात्मक या उपचारात्मक। भाई एक जगह उपचारात्मक दिया था, तो आपका हिंदी के साथ साथ एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी खूब हिंदी तगड़ी पूछी।
और पूछ दिया एडमिशन को स्वीकृति हम बताए हैं, दे दिया प्रवेश। प्रवेश कहाँ परिभाषित है? तो जो लोग एडमिशन नहीं जानते रहेंगे, धारा 17 एविडेंस वाला, वो खोदते रह जाएंगे। तो भाई फिर एक बार हम बता रहे हैं कि जहां भी एग्जाम देने जाइए, कम से कम शब्द अगर हल्का सा भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार उसका क्या देख लीजिए, आपका इंग्लिश वर्जन। अब आपका ऐसे ऐसे शब्द नेट पर शब्द उपलब्ध हैं, एडमिशन का मतलब वहीं उठाकर रख दिए। उनको कौन पढ़ी है कि आसान हिंदी दी जाए? और उनको क्या पढ़ा है भाई? उनको तो पैसा मिल रहा है, पेपर बनाए, बार काउंसिल से ऐंठ लिए पैसा, लड़के जाए चूल्हे भाड़ में, क्या मतलब? लेकिन लड़कों को माने नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो 3,500 फीस दिया है और पास नहीं हो पाया एक क्वेश्चन से पप्पू हमारा, तब बताइए क्या होगा? उसका तो साल भी गया। और कितना गया? 3,500 लगभग। तो आइए देखा जाए भाई, आपका दंड क्यों दिया जाए, इस बारे में सामंत महोदय ने कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 5। और पांचों को दिमाग में बैठाना है। पहला देखा जाए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, या प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि बदला लेने का सिद्धांत। याद रखिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो बदला लेने का सिद्धांत या प्रतिशोध लेने का सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक, ये सबसे प्राचीन दंड है। अब इसके बारे में ये क्या कहता है, ये देखिए। यह जो दंड का प्रकार है, यह मानकर चलता है कि बदला लिया जाना चाहिए, यानी कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और सिर के बदले सिर। याद रखिए, टिट फॉर टैट, यही याद रखिए, जैसा को तैसा, यानी कि जो जैसा किया है वैसा भुगतेगा। अर्थात एक खोटा सिक्का वापस आ जाता है। तो भाई सिद्धांत भी याद रखिए, टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, यानी कि जो जैसा किया है वैसा भुगतेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह सिद्धांत बदला लेने की भावना पर आधारित है। और यह सिद्धांत आपका ये कहता है कि अगर ए ने बी का मारकर पैर तोड़ दिया है तो बी बदला ले और ए का पैर भी क्या करे? तोड़ दे। ये कहता है, यानी कि टिट फॉर टैट। ये सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये मृत्युदंड का भी समर्थन करता है। ये भी हमें देखते रहना है कि कौन विरोध कौन समर्थन। मृत्युदंड का भी समर्थन करता है। और ये सिद्धांत वर्तमान में लगभग अप्रचलित है। तो वर्तमान में क्यों ये सिद्धांत प्रचलन में नहीं है, वहीं थोड़ा तर्क देखना है हमें, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, शुरुआती एकदम प्राचीन काल से हम उठा रहे हैं इस सिद्धांत के बारे में। प्राचीन काल में समूह होते थे। अब अरब समाज में उन समूहों को कबीला कहा जाता था। याद रखिए, आज भी कबीले हैं। अरब समाज में उन समूहों को कबीला कहा जाता है। कबीलों का एक मुखिया होता था, सरदार, और जिसे कहा जाता था खलीफा। आज भी है, ये बहुत बड़ा खलीफा बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने समुदाय का सरदार है, मुखिया है। तो ऐसी दशा में अरब समाज भी कबीलों में बटा था। कबीले का एक मुखिया होता था और कबीले आपस में टकराते भी रहते थे। पुरानी फिल्में अगर कोई बनी हो तो आप देखिएगा, एक कबीले के अगर कोई व्यक्ति दूसरे कबीले के लोगों की हत्या कर देता था तो दूसरे कबीले के लोग भी
पहले कबीले के एक आदमी की क्या करते थे, हत्या, यानी कि बदला लेना, बदला। अब ये है कि ये जो प्रतिशोध की ज्वाला थी, इससे इसमें होता क्या था कि व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश बन जाता था और दूसरे को दंडित करता था। धीरे धीरे राज्य अस्तित्व में आया और व्यक्ति के बदला लेने की भावना को कमजोर किया गया और स्टेट या राज्य ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि अगर कोई आपके प्रति अपराध करता है तो मैं दंडित करूंगा। इसके लिए कोर्ट स्थापित किए गए। किसने किए? राज्य ने। यानी कि बदला लेने की जो भावना थी वो समाज में कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था हमेशा डिस्टर्ब करती थी। अतः अपराधियों को दंड देने की जिम्मेदारी किसने अपने ऊपर ले ली? तो किसने ले ली? राज्य ने। तो वर्तमान समय में हर एक जगह देखा जाए तो राज्य अपराधियों के खिलाफ अपने नाम से मुकदमा चलाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेज ये, भारत संघ वर्सेज ये, यही तो पढ़ते हैं। पंजाब राज्य हो गया तो कभी उत्तर प्रदेश राज्य हो गया तो कभी एमपी राज्य। जैसे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, यानी कि राज्य ने ही अब बच्चन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया था। तो जो बदला लेने की भावना है भाई वह समाप्त हुई और आपका किसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है? राज्य ने। तो किस मामले में राज्य अभियुक्त के खिलाफ खुद ही मुकदमा करता है, पीड़ित पर नहीं छोड़ता? तो संज्ञेय अपराध, सीआरपीसी में बताया जाएगा कौन सा अपराध, संज्ञेय। इस प्रकार पहला सिद्धांत समाप्त हुआ। दूसरा सिद्धांत आइए, एक्सपेटरी थ्योरी। एक्सपेटरी दूसरा सिद्धांत देखा जाए, आपका दूसरा सिद्धांत भी अच्छा सिद्धांत है। यहाँ से यूपीजे और यूपीएपीओ या उत्तराखंड में पूछ सकता है। उत्तराखंड भी ऐसा मॉडल बनाता है लेकिन अभी तक बनाया नहीं। पहला मॉडल आपका सेक्शन जरूर पूछा उत्तराखंड ने, लेकिन आपका ये राजस्थान पहला मॉडल बनाया। देखिए आपका एक्सपेटरी थ्योरी का मतलब प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रायश्चितात्मक सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत या आत्मग्लानि का सिद्धांत। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, हो सकता है कुछ और दे दे शब्द, भाई हम तो 3 ही बता रहे हैं, हो सकता है कुछ और लिख दे। तो इंग्लिश वर्जन याद रखना है। कौन सी थ्योरी? एक्सपेटरी थ्योरी। एक्सपेटरी थ्योरी। देखिए इस सिद्धांत का पहले अर्थ जानिए तब तो सेक्शन में जोड़ा जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को इसलिए दंडित करके जेल में रखा जाता है कि जब वह अपने को एकांत में पाएगा तो ऐसी दशा में वह अपने किए पर चिंतन करेगा। चिंता नहीं, फिर मैं बता दूं, चिंता और चिंतन में हल्का सा ही अंतर है। और चिंता करेंगे तो ले डूबेगी चिंता, और चिंतन करेंगे तो अच्छी बातें निकलेंगी। तो कई लोग आपका चिंता करते हैं, तो जब मैं हूँ पढ़ाने के लिए तो परीक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और रटवा दिया जाएगा परीक्षा के पहले। अभी यूपीजे आने दीजिए, तो इस बार पूरी मेहनत की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी की भी आपका परीक्षा न रुके। इस बार पूरी योजना बनाकर, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट इस बार पढ़ा भी दिए गए हैं, बस उसको क्रैश कोर्स में एक बार क्या करना है, धक्का देना है। और जो 2-4 टेक्निकल पॉइंट छूटे होंगे उसको भी क्या कर देना है, बता देना है। घबराना नहीं है।
यानी कि मैं हूं तो कोई घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंतन जरूर करिए कि कहाँ से क्या कमी रह जा रही है। अब ये नहीं कि चिंता बहुत खतरनाक होती है चिंता, तो चिंता नाम भी रखा जाता है, और नाम पर न जाइएगा चिंता, ये चिंता न करिएगा, चिंतन जरूर करिए। देखिए आपका आगे भाई, तो फिर एक बार बैक हो आ जाओ, तो चिंता पर आ गया शब्द तो बताया गया, लेकिन फिर एक बार बैक होना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को सजा दी जाती है, जेल में इसलिए रखा जाता है कि वह अपने को एकांत में पाएगा, तो अपने कुकर्मों पर, कुकर्मों मतलब कि जो वह गलत कार्य किया है उस पर चिंतन करेगा, उसका अंदर अंदर जलेगा, जलेगा मतलब प्रायश्चित करेगा, आत्मग्लानि करेगा, यानी कि अपने को धिक्कारेगा कि वाह मैं क्या कर दिया हूँ, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। उसका अंतर्मन बार बार क्या करेगा, धिक्कारेगा, और धिक्कारते धिक्कारते धिक्कारते, 3 बार मैं बता रहा हूँ, यानी कि आत्मग्लानि करते करते करते, यानी कि चिंतन करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसका मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो वह जेल से छोड़ा जाएगा, और तब जाके वह एक सभ्य इंसान के तहत, सिविलाइज आपका व्यक्ति की तरह समाज में अपना व्यवहार करेगा। इसी को एक्सपेटरी थ्योरी कहते हैं, आत्मग्लानि, आत्मचिंतन, या आपका माने इसी को आत्मग्लानि या आत्मचिंतन या प्रायश्चितात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को भारत में मान्यता कहाँ दी गई है, अब क्वेश्चन आइए। तो 73 आईपीसी और 74 में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है। तो भाई देखिए आपका पूछा क्या जाता है, मॉडल यहाँ बनाइए। अब अगर ये पूछे कि आत्मचिंतन का सिद्धांत आईपीसी की किन धाराओं में है, दे दे 73, 74, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तब क्या मार कर आएंगे, दोनों। लेकिन एक नया मॉडल भी हमें बताना है, 73 और 74 में से कोई एक चुनना हो तो 73 चुनिएगा। मैं फिर बता दूं, अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो तो कौन सी धारा चुनेंगे, 73। और जब 73 और 74 बताया जाएगा तो फिर मैं एक बार इस सिद्धांत को बताऊंगा, ये नहीं कि ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। जहां जहां जो सिद्धांत आएगा वहां फिर एक बार 2 मिनट हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो आगे बताया जाएगा, लेकिन सेक्शन याद रखिएगा, आईपीसी के कौन से सेक्शन, 73 और 74 दोनों। एक चुनना हो तो क्या मारेंगे, 73। अगला आपका 2 सिद्धांत हुआ। तीसरा सिद्धांत देखिए भाई, डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी का मतलब प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यानी कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ये आपका जो सिद्धांत है, ये तालिबानी माने जो तालिबान वाले हैं, यानी कि अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में इत्यादि देशों में मान्य है। देखिए, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत या डिटरेंट थ्योरी जो है, ये दंड का सिद्धांत, ये सिद्धांत है क्या, क्यों दंड दिया जाए। किसी अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि समाज में, सोसाइटी में एक इलस्ट्रेशन जाए, एक दृष्टांत जाए, एक उदाहरण जाए, एक नमूना पेश किया जाए। यानी कि यह सिद्धांत समाज को देखते हुए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि समाज में एक नजीर पैदा हो। नजीर समझ रहे हैं कि नहीं, नजीर मतलब उदाहरण, दृष्टांत, एग्जाम्पल। तो 2-3 एग्जाम्पल भी देने हैं, अच्छे अच्छे, अभी नहीं, पहले सिद्धांत दिमाग में बैठ जाए
कि इस सिद्धांत का मतलब ये हुआ, तब तो नजीर दिया जाए। फिर एक बार देखिए, यह सिद्धांत समाज के संरक्षण पर बल देता है। ये समाज को लेकर चलता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है कि समाज में एक नजीर पैदा हो। नजीर का मतलब ये हुआ उदाहरण पैदा हो, एक दृष्टांत पैदा हो, एक इलस्ट्रेशन पैदा हो, कि मने उदाहरण पैदा किया जाए, ताकि भविष्य में जो ऐसा अपराध करेंगे उन्हें भी ऐसी ही क्रूर सजा दी जाएगी। यानी कि ये सिद्धांत क्रूर से क्रूरतम दंड देने का प्रावधान करता है। अपराधियों के साथ कोई उदारता न बरती जाए। अपराधी अपराधी होता है और समाज में उसे अधिक से अधिक और क्रूर से क्रूर दंड दिया जाए, ताकि और जनता के सामने दिया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां सहम जाए, यानी कि डर जाए और फिर से ये कोई कार्य न करे। अब कौन कौन से क्रूर अपराध हैं? तो पहले आपका सऊदी अरब इत्यादि से उठाया जाए। फिल्म भी बनी है, कौन सा भाई? फिर राजा है ना कि कौन सा है? लैला मजनू। चलिए भाई, कम से कम बता तो दिए। देखिए भाई, आपका सही बता रहे हैं। अब गा ही दिए गाना तो क्या बताना है, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया। देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए हैं। भाई लगातार चल रहा है क्लास, थोड़ा स्लो ही चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये है कि भाई सर्दी जुकाम ऐसा हो गया, 3-4 दिन से दोबारा अटैक कर दिया, पता ना क्यों, बुखार उखार। एक बार हुआ, आदमी दवा लिया, दारू लिया तो ठीक हुआ, और फिर दोबारा आपका 2-3 दिन से परेशान कर दिया। ये समस्या है। तो सही है, कुछ आराम है, कोई उतना। फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि इस फिल्म में जो बताए, आपका कह सकते हैं गाना भी बना है कि भाई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। बना है ना? देखे हैं कि नहीं आप? फिल्म देखे हैं? सुने हैं? तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेंगे कि अपनी आंखों से जाकर आज यूट्यूब पर जाकर एक गाना ये सर्च कर लीजिएगा। देखिए आपका भाई, मैंने आपका प्रेमी को आपका लोग पत्थर से मार रहे हैं और प्रेमिका गाना गा रही है कि पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। और इसी फिल्म में दंड का सिद्धांत समाहित करना है प्रतिरोधात्मक, यानी कि चौरा जो इसका मतलब उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, जो प्रेम करेगा उसे इसी चौराहे पर आम जनता पत्थर से मारेगी और उसकी प्रेमिका के सामने मारेगी। और ये दृष्टांत समाज में जाएगा कि भविष्य में जो प्रेम करने के लालायित हैं लोग, वे क्या करें, यानी कि जो इच्छुक हैं, जो दिल में गुबार उठा रहे हैं, अब वो नहीं उठाएंगे, नहीं तो उनका भी हश्र यही होगा जो इस प्रेमी का हो रहा है। तो ये क्या पैदा हमने कर दिया? दृष्टांत। दूसरा देखिए भाई, चोरी किया तो हाथ काट दिया जाए, कुर से कुर्तम दंड दिलवाया जाए। आम जैसे आपका अफगानिस्तान में भाई जनता को जुटाया जा रहा है, वहीं आपका कह सकते हैं कि क्रेन पर फांसी पर लटकाया जा रहा है और जनता देख रही है, और फिर हेलीकॉप्टर से घुमाया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि जनता सहम जाए कि अगर कोई भी हमारा विरोध करेगा तो उसका हश्र यही होगा जो इस व्यक्ति का हुआ। एक समाज में नजीर पैदा किया जाता है। तो दीवार में चुनवा दीजिए, खोलते खोलते तेल में डाल दीजिए, हाथ काट दीजिए, जनता के समझ फांसी दीजिए, जनता के समझ कोड़े मारिए, जनता के समझ पत्थर मारिए, दीवार में चुनवा दीजिए, आपका इत्यादि जो है ये दंड का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत मृत्यु दंड का भी क्या करता है? सपोर्ट पूरी तरह। चौथा देखिए, प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत या निरोधक सिद्धांत। निरोधक या निवारक,
इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। अब प्रिवेंटिव थ्योरी किस पर आधारित है? यही आपका ऊपर वाले जो आपका माने प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और निवारणात्मक सिद्धांत में एक अंतर है। जो डिटरेंट थ्योरी इसके पहले हमने बताया वह ये कहता है कि समाज में एक क्या पैदा किया जाए, दृष्टांत, जबकि ये सिद्धांत आपका व्यक्ति पर ध्यान देगा, समाज पर नहीं। यानी कि देखिए, किसी अपराधी को दंड दिया जाए, क्रूरतम भी दंड दिया जाए, और दंड इसलिए न दिया जाए कि समाज में एक संदेश जाए, समाज में उदाहरण पैदा हो, समाज में नजीर बने। दंड इसलिए दिया जाए कि एक अपराधी समाज से क्या हो जाएगा, कम। यानी कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड इसलिए दिया जाए कि वह जो खूंखार अपराधी है वह दुनिया से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। समाज के प्रभाव से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग बताइए, ये सिद्धांत समाज को लेकर चलता है कि व्यक्ति विशेष को? हाँ, व्यक्ति विशेष। इसके पहले वाला किसको लेकर चलता था? ये सिद्धांत भी मृत्युदंड का समर्थक है। अब तीन चार उदाहरण देखिए। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, अर्थात न नौमन तेल हुई है और न राधा नची है। यानी कि इसका मतलब ये उदाहरण से समझाया जाता है भाई। यानी कि आपका न सांप रहेगा न सांप काटेगा, सांप का फन ही क्या कर दीजिए, कुचल दीजिए। जैसे कि भाजपा कांग्रेस का फन हर एक जगह कुचल रही है, और सपा किसका यहाँ कुचलने का प्रयास कर रही है? दोनों का, केवल भाजपा का ही नहीं, बसपा और भाजपा। और जितने आपका अब लोग देख रहे हैं कि सपा का माहौल थोड़ा है, तो आपका जय समाजवाद बोलते हुए ज्यादा नेता परेता, देखिए इस समय होड़ लगी है। भाजपा से ज्यादा लोग किसमें हैं? सपा में है। और ब्राह्मण वर्ग भी लालायित हो गया है और खूब सपा में जा भी रहे हैं लोग। आपका कुछ लोग खूब अपना कह सकते हैं कि इस समय बिगुल बजा रहे हैं, ये वो पा गए पद तो वो पा गए। पूरा सोशल मीडिया भाई बता ही देता है कौन कौन पद पा गया, पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस समय सोशल मीडिया है, तमाम क्या हो जा रहा है, सब कुछ वायरल। तो देखिए आपका ये सिद्धांत बताया जाए भाई, यानी कि यह सिद्धांत इस मैक्सिम पर आधारित है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। यानी कि आपका जेल में रखा जाएगा, उसका भोजन पताई दीजिए, तो मृत्युदंड दिया गया है तो ज्यादा दिन क्यों रखा जाए, फांसी पर लटकाया जाए, एक अपराधी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। लेकिन ये सिद्धांत आपका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको आपका कह सकते हैं कि लेकर नहीं चलता। तो याद रखिए, इसमें मैक्सिम कौन है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। यानी कि जेल में रख कर और खिलाए पिलाएंगे, इससे अच्छा है कि कहाँ जल्दी पहुंचा दिया जाए, ऊपर। एक अपराधी कम हो जाएगा समाज से, लेकिन समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वर्णन ये सिद्धांत नहीं करता। तो समाज पर प्रभाव को डिटरेंट थ्योरी इसके पहले बताई गई। लास्ट आइए, लास्ट कम से कम मृत्युदंड तो समाप्त हो भाई, बहुत लंबा था। देखिए हम 3-4 लेक्चर ले लेता था पहले, लेकिन इस बार आपका प्रयास किया गया है कि 2 ही लेक्चर में समाप्त हो। वैसे 3 लेक्चर और भी हम बता सकते थे, लेकिन आपका थोड़ा बहुत क्या किए हैं, 60 किए हैं। अंतिम सिद्धांत आपका पूछा जाता है, और ये सिद्धांत आपका है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी कि सुधारात्मक सिद्धांत, या क्यूरेटिव थ्योरी, उपचारात्मक सिद्धांत, निरोगात्मक सिद्धांत, दोषहारी सिद्धांत। जो भी पूछे घबराना नहीं है, या तो इंग्लिश में रिफॉर्मेटिव देगा या क्यूरेटिव देगा, क्योंकि कहीं कहीं उपचारात्मक सिद्धांत भी देता है। अब ये सिद्धांत की पहले इस सिद्धांत का थीम हमें देखना है, और
कहाँ कहाँ ये सिद्धांत समाहित हैं ये भी गौर करना है। सीआरपीसी में भी उसको भाई है नहीं, नोट्स में थोड़ा लिखिए तो उसको नोट्स जो लोग लिए हैं भाई, जो लोग नोट्स न हो आपका 75 तक लिखवाया नहीं जाएगा। नोट्स आपको दिया गया है 76 से हम लिखवाएंगे, मैंने आपका 75 तक नोट्स में है। 76 से अच्छा नोट्स तो है लेकिन अच्छा बन नहीं पाया, मैंने कुछ न कुछ समस्या आती रही और बहुत अच्छा नोट्स नहीं बन पाया। तो इस बार आराम से यूपी भले उत्तराखंड के लिए तो शाम को चल ही रहा है आपका क्रैश कोर्स, तो सुबह एकदम आराम से नोट्स वोट बनवा दिया जाए ताकि यूपी एपीओ और जे में आपका लेक्चर देना पड़े। तो इसमें कमी है भाई, लिख लीजिए तो बैरक पर या कहीं आपका सीआरपी 3-4 हमें ऐड करना है सुधारात्मक में कि सुधारात्मक सिद्धांत कहाँ कहाँ समाहित है। एप्लीकेशन पूछ सकता है तो पहला मारिएगा 360 सीआरपीसी, सही है ना, एक कर दे परीक्षा, हाँ 30360 सीआरपीसी सेक्शन लिखिए, कहीं लिख लीजिएगा अलग 360। इसके बाद लिखिए पैरोल परवीक्षा, कामा देकर लिखिएगा पैरोल परवीक्षा। फिर आपका और भी तमाम है, फरलो की छुट्टी, ये छुट्टी नहीं देखना है, बस पैरोल परवीक्षा। और ये कौन याद रखना है 360, एक कानून आप पढ़ सकते हैं एमपी में है, अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958, लिख लीजिए अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958, अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 1958। देखिए इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा दिमाग में पहले बैठाइए, कहाँ समाहित है, ये छूटा था। देखिए जब भी पढ़ाया जाता है कुछ न कुछ नई बातें आपको जरूर मिलेंगी, इसीलिए कहा जाता है कि ला है रिवीजन क्या करते रहिए, करते रहे, छोड़ देंगे तो पुरानी बातें भूल जाएंगी। फिर एक बार इस सिद्धांत का पहले थीम देखा जाए तब आपका मॉडल बनाया जाएगा। ये सिद्धांत अपराधी को अपराधी न मानकर एक रोगी मानता है, और ये मानता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, अस्पताल जाता है, कुछ दिन तक अस्पताल में भर्ती रहता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पुनः अस्पताल से घर आता है और अपना सामान्य कामकाज करता है, सेम उसी प्रकार अपराधी भी एक रोगी है, जेल उसका इलाज है। जेल में उसे आपका अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग किया जाए, और जब उसे आपका ब्रेन वॉश किया जाए, एक लाइन में क्या किया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए, अच्छे से टेक्निकल शिक्षा दी जाए, और जब वह सजा काटने के बाद जेल से आएगा तो समाज में एक सभ्य इंसान की तरह रहेगा। लेकिन ये जो सिद्धांत है वर्तमान में सबसे अच्छा माना जा रहा है, और भारत में जो प्रथम आईपीएस थी महिला, कौन सी थी, किरण बेदी, उन्होंने ही इस सिद्धांत को तिहाड़ जेल में सबसे पहले अप्लाई किया और तमाम कैदियों को सुधारा। और आपका कह सकते हैं कि तमाम कैदियों को सुधारा, अपने पैसा भी दी कि जाओ ये छोटे मोटे अपराध न करो, जाकर कुछ काम करो। फिल्म भी बनी है और आप फिल्म में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपराधियों पर टूट पड़ती हैं और खुद ही गुप्त रूप से पैसा भी देती हैं, उनके घर भी जाती हैं और आपका उनको प्रोत्साहित करती हैं कि अपराध न करो, कुछ ई रिक्शा या कुछ भी चला लो, लेकिन अपराध की दुनिया से क्या आ जाओ। तमाम लोग सुधरे भी इसमें, टेक्निकल शिक्षा, जेल में शिक्षा, जेल में भाई बुलाकर लोगों को योगा इत्यादि कराना। संजय दत्त तो गांधीगिरी ही कर दिए जेल में,
कि कैदियों को गांधीगिरी सिखाया जाए तो सिखाया जाता है, लेकिन वही है कि आपका दो इसकी कमियां हैं। तब उदाहरण बताया जाए। पहली कमी है कि जब जेल में सारी सुविधाएं मिल ही जाएंगी तो लोग बाहर क्यों रहना पसंद करेंगे, अपराध करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे। ये दूसरा ये है कि जो कुत्ते की दुम वाले होते हैं, कुत्ते की दुम वाले मतलब कि कभी न सुधरने वाले, न सुधरने वाले का मतलब हैबिचुअल अपराधी। हैबिचुअल माने आदतन अपराधी, आदतन अपराधी माने आभ्यासिक अपराधी, आभ्यासिक अपराधी माने सीआरपीसी की धारा 110 वाले, यानी कि 10 नंबरी वाले, यानी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये जो वाले होते हैं इन पर प्रशिक्षण और सुधार का कोई असर नहीं पड़ता। जेल जाएंगे, वकील साहब जमानत कराएंगे, फिर अपराध करेंगे, फिर 10 दिन बाद जेल। उनको जेल से प्रेम होता है, अपराध से प्रेम होता है। वह कुत्ते की दुम वाले हैं, सुधर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो न बांस रहेगी न बांसुरी। तो यूपी सरकार योगी जी खुलेआम आदेश दिए हैं, या तो ऊपर जाओ या प्रदेश छोड़कर क्या करो। तो देख ही रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, उसमें निर्दोष भी ठोक दिए जा रहे हैं। भाई तो आप ठीक है, आपका अपराधियों को ठोक रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ निर्दोष भी क्या किए जा रहे हैं, ठोक दिए जा रहे हैं। पुलिस दिखा रहे हैं कि ये भी गुंडा था। इसका दुष्परिणाम होगा। तो न्यायपालिका की क्या आवश्यकता? जब पुलिस से ही न्याय करवाना है तो ये न्यायपालिका बंद कर दीजिए और पुलिस को लगा दीजिए कि जैसे तालिबानी कर रहे हैं, किसी को कहीं गोली मार दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं, तो ऐसे ही पुलिस मार दे गोली। एक रूल ऑफ लॉ भारत में है। ये अफगानिस्तान नहीं है, भारत है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलना है। तो न्यायपालिका भी मौनी बाबा जैसे ज्यादातर देख रही है। देखिए, मैं एक दिन पढ़ाते समय बताया था गोरखपुर का कांड कि एसपी और डीएम पर भी एक्शन होना चाहिए। वीडियो वायरल है, पीड़िता को धमका रहे हैं कि दौड़ती रह जाओगी वकील के चक्कर में कोर्ट के, कुछ नहीं होगा, मुकदमा न करो। तो हम यहीं के लोग मैंने ये बात सुने, हमें भी दुख हुआ कि ऐसा बताइए डीएम और एसपी कर रहे हैं। तो यहीं के लड़के जो शाम वाले हैं, प्रैक्टिस ज्यादा लोग करते हैं, एक पीआईएल यहीं के लोगों ने हाई कोर्ट में दायर डीएम और एसपी के खिलाफ, और उसमें नोटिस जारी हुआ है 15 नवंबर को, अगली तारीख आपका हाई कोर्ट के मैंने मुख्य न्यायाधीश ने लगाया है। तो भाई लड़कों ने ही दायर किया कि इस पर तो इन पर एक्शन होना चाहिए, डीएम एसपी पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो ला रूल ऑफ लॉ के हत्यारे निकले, यानी कि हत्या ये कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ का। इनको तो रूल ऑफ लॉ का पालन करना चाहिए, और यही विधि को प्रवर्तन में रोक लगा रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो? फिर 15 को डेट लगी है, सरकार और सबसे मांगा गया है जवाब कि आप इस याचिका पर क्या दीजिए, क्योंकि आरडी अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए। अब क्या जवाब लगाते हैं 15 से पहले पता ही लग जाएगा, तो बताया जाएगा आप लोगों को भी। तो आइए इस सिद्धांत का लास्ट किया जाए भाई। वर्तमान में पूरे विश्व में ये सिद्धांत लगभग मान्य है। अब ये नहीं कि कह दीजिए अफगानिस्तान में, वहां तो भाई आपका अलग कानून है। पूरे विश्व में लगभग विश्व के ज्यादातर देशों में यह सिद्धांत मान्य है। अब 4-5 उदाहरण देखिए। यह सिद्धांत अपराधियों के साथ उदारता बरतता है, अपराधियों के साथ आपका उनके मानवाधिकार की रक्षा करता है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अपराधी यानी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये भी बताता है। और एक केस याद रखना है, ये केस भी पूछा जाता है, और वह आपका है, कह सकते हैं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर का। देखिए भाई केस का नाम आपका है कौन सा केस, एक सेकंड भाई बता रहे हैं हम, हमें भी।
और देखिए केस भाई मृत्युदंड का घोर विरोधी है, ये भी याद रखिए। मृत्युदंड का ये सिद्धांत क्या है, घोर विरोधी। ये कोटेशन आ सकता है भाई, देखिए हम बता रहे हैं, आपका नोट्स में है, आपका पेज नंबर 48 पर। भाई जिसके पास नोट ना हो नोट ले ले, मैं फिर कह रहा हूँ। 48 पर लास्ट केस देखिए, रामेश्वर वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, कोटेशन आ सकता है। AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर के बारे में क्वेश्चन आपका बनता है, जमानत से भी पिछली बार यूपी में बना था, मोती राम का केस बना था, किससे संबंधित है, जमानत से, जज कौन है, कृष्णा अय्यर, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। आर्यन खां के मामले में भी यही उठाया गया था बार बार। और आपका देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जज हैं वे तर्कों के कारण जाने जाते हैं। रस्तोगी जी आए और बहुत सटीक तर्क रखे, इसीलिए पैसा भी लेते हैं, करोड़ों लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम कई लाख लिए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से कहाँ आए होंगे बहस करने, हाई कोर्ट। वो अलग बात है कि कई लाख लिए, पार्टी देने के लिए तैयार थी करोड़ों, कि हमारे पुत्र को क्या करिए किसी तरह छुड़वा दीजिए, बहस भी किए और छुड़वा भी दिए, इसीलिए पैसा भी लेते हैं वकील। तो देखिए इसमें रामेश्वर का केस भाई याद रखिएगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मृत्यु दंड का घोर विरोध किया था भारत में, और क्या कहा था देखिए, चूंकि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है, तो अतीत होता है तो कोई तो ऐसा महात्मा बताइए जिसका अतीत या प्राचीन काल बहुत खराब था, तो आपका वाल्मीकि जी। और भाई कोई अंगुली माल हो गया, तमाम हैं जो बहुत बड़े बदमाश थे, यानी कि बहुत बड़े जगलर थे, और बाद में सुधर गए तो क्या हुए, अच्छे बन गए। तो भाई यहाँ भी कोचिंग में आते हैं बहुत बड़े जगलर आते हैं, हॉस्टल में खूब बदमाशी किए रहते हैं। मैं बता दूं वास्तविकता, खूब आपका हॉस्टल में बदमाशी, इधर बदमाशी उधर बदमाशी, रोज मारपीट करते थे, रोज 2 बूंद लेते थे। लेकिन जब आए यहाँ, तो भाई यहाँ आने के बाद 2 काम हो सकता है, या तो व्यक्ति सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो पढ़ यहाँ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही 2-3 उदाहरण उस पर अटैक किया जाएगा, या तो भाग जाएगा, मैं बता दूं, या शांति से पढ़ लेगा। तो बहुत बड़े बड़े गुंडे बदमाश बम फोड़ने वाले, हम भाई किसी से कुछ कहता नहीं आदमी, लेकिन जानता तो है ही कौन किस नेचर का है। लेकिन क्या मतलब भाई, पढ़ने आए हैं पढ़िए, तो बहुत बड़े बड़े आए, मैंने बड़े वाले भी आ गए, छोटे वाले भी। और ज्यादा लोग ये हैं कि भाई सुधर गए, बार बार उनको समझाया जाता था कि भाई अंत समय में न माता पिता काम आएंगे, न बमबाजी काम आएगी, न शराबबाजी, और कल विवाह हो जाएगा तो पत्नी भी लात मारेगी कि जाकर इलाहाबाद में क्या कोदो बो रहे थे कि 52 बीघा पुदीना बो रहे थे कि पनीर खा रहे थे जाकर दूसरी जगह। देखिए आगे भाई, तो आपका महात्मा आप तो याद हो जाएगा ना, जैसे ही महात्मा आए तो जस्टिस कृष्णा अय्यर, और कौन सा आपका केस है, रामेश्वर। तमाम लोग भाई नाराज होकर उदाहरण पर भाग गए, तो इसीलिए उदाहरण टीका का भी देखिए, टीका पर भी उदाहरण दिया जाता है, लेकिन कोई भावना किसी की आहत ना हो भाई। शाम को भी आपको कई लोग टीका करके आते हैं, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लिया जाए, किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं किया जाता। देखिए आपका, चूंकि प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है तथा प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है, यानी कि पाप किया है तो हो सकता है भविष्य में क्या हो जाए, सुधर जाए। अतः आपराधिक कृत्यों का बाना, बाना मने चोला, चोला मतलब कि वस्त्र, ऊपर से आवरण, आवरण कहा जाता है चोला, धारण किए हुए व्यक्ति को समाप्त मत करो, अपितु उसकी घातक पतन की प्रवृत्ति को दूर करो। यानी कि अपराधी को मृत्यु दंड न दो, लेकिन उसको शिक्षा दो कि वह समाज में कैसा रहे, भविष्य में अच्छा इंसान बन जाए। इस प्रकार आपका सेक्शन 53 नहीं समाप्त हुई, अभी पहला आपका नहीं समाप्त हुई, अभी आपका पहला दंड बताया गया, कौन सा, 53 का,
पहला दंड कौन सा? अभी तो आजीवन कारावास है, तो उसमें समय कम लगता है। तो कल क्लास चलेगी भाई, कल शेड्यूल सही रहेगा। कल आपका, यानी कि पहले आपका कल चलेगा एविडेंस, फिर आईपीसी चलेगी। आज कुछ काम से भाई 10:30 हो भी गया, थोड़ा निकलना है।